ज़ख्मी हैं। तो सिक्योरिटी पर ज़रूर हम बात सबसे पहले करेंगे और मैं आप ही से स्टार्ट करता हूं आदिल। जब बात सिक्योरिटी के ज़रा JUI फे की अगर हम बात करें तो पहले भी खदशात का इजहार उनकी तरफ से किया गया आदिल, और ज़ाहिर है अब हम देख भी रहे हैं कि उनको कैंपेन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा, थ्रेट्स भी थे और अभी ये जो आज दो अफसोसनाक खबरें आई। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक है कि इलेक्शन टाइम में कैंपेन बहुत ज़रूरी है। कैंपेन के बगैर उस तरह से वोटर को आप मोबिलाइज नहीं कर सकते। मौलाना को ऑलरेडी थ्रेट्स थे, गफूर हैदी साहब पे पहले हमले हो चुके हैं। हमने देखा अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं उन पर भी इस तरह का सुसाइडल अटैक हुआ था, और अभी मौलाना खुद पशीन से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में कैंपेन वहाँ पर उस तरह से नहीं चलाई, और जो खदशात थे वो हमें सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वहाँ पे 2 ब्लास्ट एक ही दिन में DI खान, वहाँ भी मौलाना का हल्का है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। 2 रोज़ कबल वहाँ पर जिस तरह कैजुअल्टीज़ हुई, जिस तरह हमला हुआ, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अब देखते हैं, लेकिन ये अहम बात है कि इसके बावजूद भी ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, कि इंतखाबात बाहर हल वक्त पर होंगे। अब जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि 16 घंटे बाकी हैं। राय साकिब, सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह से बलूचिस्तान की ख़राब है, ज़ाहिर है पहले खदशात 2 सूबों से मुताल्लिक रहे थे और ज़ाहिर है अभी हम देख रहे हैं ऐसी बहुत सी खबरें आई भी हैं, कितना डिस्टर्ब करेंगी इस सिचुएशन को? ये देखिए, मेन कैंपेन तो हो चुकी, जल्द से जुलूस हो चुके, लेकिन बहुत अफसोसनाक है, एक जान पूरी इंसानियत की जान, मैं तो उस पर बिलीव करता हूं। बेशक एट द सेम टाइम जो हमारे पंजाब के लीडरान हैं, स्पेशली PMLN के, उनको भी थ्रेट था। यही रीज़न थी कि मुस्लिम लीग नून के जो तमाम रहनुमा थे, बहुत उनको एक जगह इकट्ठे सफर करने से भी मना किया गया था। बहुत कम जलसों पे वो लोग इकट्ठे गए हैं, और कोई बहुत बड़ा जलसा जुलूस लाहौर में भी इसलिए नहीं किया गया। जो क्लोजिंग थी उनकी कैंपेन की, कल हमने देखा, उसमें भी PMLN के लीडरान लाहौर में इकट्ठे नहीं हुए। दो कि अब इलेक्शन कैंपेन वो जिस तरह पब्लिक हो रही थी उस तरह तो नहीं होगी। अब तो डोर टू डोर है, या कहीं कॉर्नर मीटिंग हो जाए, या कहीं बैठकर हो जाए, कर सकते हैं कॉर्नर मीटिंग भी। आई थिंक वो तो चलती रहती है, वो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है। वो तो आप पोलिंग डे होगा जिस दिन, उससे पहले भी जाके तरला मेरा चल रहा होता है कि चाचा आजा नाल चल के वोट बाहर भी चल रहा होता है। वैसे कॉर्नर मीटिंग की इजाजत होती है? जावेद सुब्रो, आपसे मैं इस पर कमेंट ले लेता हूँ, इजाजत है कि जब कैंपेन खत्म होगी रात 12 बजे, इजाजत है कॉर्नर मीटिंग्स की? देखें शोएब, टेक्निकली तो इजाज़त नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे यहाँ हर ज़िले के अंदर, हर हल्के के अंदर बरादरी सिस्टम है, दोस्ती यारी है, और इसके अलावा ये सारा निज़ाम हमारा अपना जो मुआशरती है, उसमें फिर ज़ाहिर है एक जो उम्मीदवार है जो समझता है मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त सपोर्टिव हूँ पब्लिक के अंदर, तो वो कोशिश करता है जो बाकी जो हल्के के में उसके साथ जो उम्मीदवार हैं, जो समझता है कि ये इतने ज़्यादा नहीं वोट ले सकेगा बल्कि वोट ख़राब करेगा, तो उसके लिए तो ये कोशिश चलती है। बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में इस वक्त भी ये पोजीशन जारी है कि इस्लामाबाद के जो समझते हैं उम्मीदवार कि हम जीत जाएंगे, उनकी कोशिश ये अभी भी जारी है। ज़बरदस्त। और जब बात इलेक्शन की है तो ऐसे में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जिस पर इन्हसार है इंतखाबात 2024 का, और आज मीडिया नुमाइंदगान को विजिट भी कराया गया, ब्रीफिंग भी दी गई, और हेड की तरफ से ये कहा गया है कि 10% जो हल्के हैं उनके नताइज ताख़ीर से आ सकते हैं, और अगर पहले दिन नताइज ना भी आएँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निज़ामुद्दीन, ये जो कहा जाता है कि अगर कुछ हल्कों के नताइज ताख़ीर से आ भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता। लेट मी ऐड टू दैट कि अल्लाह की ज़ात के अलावा गारंटी और किसी चीज़ की नहीं, ये भी कहा गया। वो भी है, और अगर आप पिछले इलेक्शन को देखें तो पूरे के पूरे RTS बैठने से 10% फिर भी बहुत बेहतर है। ये पाकिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपनी चीज़ें चलाई और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर चलाई, उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का विज़िट करवाना, उनके साथ कंसल्टेशंस, और ये सारा प्रोसेस जो चल रहा था, उसके ऊपर अभी तक मेजरली सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा उंगलियां अभी तक नहीं उठी। तो लेट्स होप कि ये फ्री एंड फेयर तरीके से हो। यही दुआ है, यही उम्मीद है, और यही वक्त की ज़रूरत है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। और ज़ाहिर है कि हर जमात की तरफ से ये कहा तो जाता है, जिसमें बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बड़ी अहम बात की, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उनके वोट पर डाका डाला गया तो वो फिर ऐसा पीछा करेंगे कि लोग बानी PTI को भूल जाएंगे। जाहिद, ये जो स्टेटमेंट है बिलावल साहब की, ये किसको कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिलावल ने एक नेशनल लेवल की कैंपेन पाकिस्तान में चलाई है, शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है। अब देखना होगा कि वो सीट्स पार्टीज़ को कितनी मिलती हैं, लेकिन एक फोकस पॉइंट है जो कि नेशनल डिबेट है हमारी, आपके नाज़रीन देख रहे हैं, और जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है, और मैंने ख़ुद उनके सरबराह को इंटरव्यू भी किया है अपने टेलीविज़न चैनल के लिए। और ये सिस्टम RTS से कितना मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी कैंपेन चल रही हैं, लोगों की अभी भी स्पेकुलेशंस हैं कि ये ठीक काम करेगा, नहीं करेगा, 10% रिज़ल्ट रेट कर देगा, क्या होगा, अब ऑफलाइन काम करता है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वोटर्स को बताना और आवाम को सादा ज़बान में कि ये क्या है, क्योंकि ये एक फोकस पॉइंट है। पूरा
जो मरकज़ और पूरा एक महवर है पूरी आवाम का हमारा रिज़ल्ट देने का। ये एक ऐसी मशीन है जो पूरे पाकिस्तान में अब 859 हलकों पे जहां इंतखाबात हो रहे हैं 855 पे अब होने जा रहे हैं, तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास, रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास होगी, जिसमें तमाम डेटा तमाम कैंडिडेट्स का जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनके वहाँ पर डाउनलोड कर दिए गए हैं, फीड कर दिया गया है पूरे सिस्टम। प्रैक्टिस भी करा दी गई है, प्रैक्टिस करा दी गई है, सब लोगों को वो भी एड्रेस हो गई हैं, एड्रेस हो गई हैं, जिनको मालूम नहीं था वो भी सारे इशू रिजॉल्व कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये शफाफ होगा इस दफ़ा, और मैं होपफुल भी हूँ, और प्रोसीजर से भी इसका RTS से कोई कंपेरिजन है नहीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोलिंग स्टेशन है, लोरलाई में कोई पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, सिग्नल के मसाइल हैं, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे रिज़ल्ट आ जाता है, उनके सब चीज़ हो जाती है। वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग का ऑफिसर होगा वो तमाम एजेंट्स की निगरानी में एक कंपाइल करेगा रिज़ल्ट, उसके बाद फॉर्म 47 जो कि उन्होंने जनरेट करना है, उसके लिए इंटरनेट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो साइन करेगा, एजेंट देखेंगे, सब चीज़ देखेगा, वहाँ पर एक फ़ोन से जो कि फ़ोन रजिस्टर्ड है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो तस्वीर लेगा और वहाँ की जो लोकेशन है वो मार्क हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले RTS था, फिर RMS एक सिस्टम बनाया जो विद इन इलेक्शन कमीशन जिसको तैयार किया गया था, जी नहीं RMS, जिसके ऊपर तमाम जो बाय इलेक्शन हुए वो RMS के ऊपर। EMS है, ये नया सिस्टम है, ये किसी प्राइवेट निजी कंपनी से बनवाया गया और पहली बार टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन 10% का उन्होंने पहले कह दिया कि माइंड में रखिएगा। अच्छा, वो शायद मार्जिन भी तो लिया गया है ना, नहीं, तो जैसे ही कंपाइल होगा, मैं अपने धुंध वैसे है या नहीं, ज़ाहिर है मौसम की अगर बात करें तो मौसम बहरहाल साफ ही है, मतलब कल साफ ही लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मौसम है किसी भी टाइम बदल सकता है, एक सेकंड में धुंध आ सकती है, बारिश, सियासी मौसम है। फैजान, जब हम तंजीमी ढांचे की बात करते हैं, ज़रा सियासी जमातों के तंजीमी ढांचे ही हैं जो किरदार अदा करेंगे कल। इस्लामाबाद में क्या देख रहे हैं हर सियासी जमात, बिलखुसूस अगर हम 3 जमातों की बात करें, PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, तंजीमी ढांचा कैसा एक्टिव नजर आ रहा है? देखें, PTI की तो अगर हम बात करें तो उनका तो बात ना ही करें उनका तंजीमी ढांचा तो बिल्कुल ख़त्म, नुकसान होगा इसका, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि तंजीमी ढांचा जो यहाँ पे इस्लामाबाद में देख रहे थे वो अली अवान देख रहे थे। अली अवान IPP में चले गए, उसके बाद वो साइलेंट हैं, उनके मोबाइल ऑफ हैं, किसी से रब्ता नहीं है। कारकुनान जो PTI के थे, अभी भी मेरे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक उन्होंने मुलाकात करने की भी कोशिश की है अली अवान से। अच्छा, ताकि क्योंकि उनके हाथ में था सब कुछ, उनको पता था। फिर कुछ लोग जो हैं वो, लेकिन उनका नंबर बंद है, मोबाइल भी साइलेंट पे, वो खुद भी साइलेंट पे वो कुछ बताएंगे नहीं। इस पर भी बताऊँ कि जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, पहले ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से जीता, लेकिन इस बार अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे जाएँ तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इवन शोएब शाहीन, इस पर आते हैं भाई, इस हल्के पर आएंगे, लेकिन जो पहला हल्का हमें आज डिस्कस करना है वो है NA16 एबटाबाद। इस हल्के की हम बात जरूर करेंगे। NA16 एबटाबाद, जहां मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और इनका मुकाबला अली असगर खान साहब से जो कि PTI से हैं, तो ज़ाहिर है ये बड़ा अहम मुकाबला है। और तीसरे सरदार मेहताब अब्बासी साहब हैं, तो ये 3 कैंडिडेट्स हैं जिनके आपस में ये कड़ा मुकाबला होगा। और अगर हम NA16 एबटाबाद की बात करें तो ज़ाहिर है पहले ये NA15 था और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ये सीट यहाँ से निकाली थी। अब लेट्स सी कि इस बार एबटाबाद किसको चुनता है। निज़ामुद्दीन, आप इस पर अगर कमेंट करें, एबटाबाद की क्या पल्स है इस वक्त? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांस ये है कि सरदार मेहताब अहमद खान जो थे वो PMLN के लीडर थे। वहाँ खैबर पुख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं PMLN की सीट पे। फिर उसके बाद गवर्नर की सीट भी इनके पास थी 2018 तक, और फिर PMLN छोड़ दी और फिर उनके कोई इख्तलाफात डेवलप हुए, प्रॉबली तंजीमी मामलात पे। फिर वो चूँकि पार्टी की लीडरशिप जो थी, वो सूबाई सदारत जो थी, वो हज़ारा उनका अपना वोट बैंक है या पार्टी का वोट बैंक? बिल्कुल है उनका अपना वोट और बैंक अपना वोट बैंक अगर है और पार्टी छोड़ दिया है तो उसका नुकसान PMLN को होगा। मैं इसी की तरफ आ रहा था कि जब से पार्टी की सदारत अमीर मकाम साहब के पास गई थी तो हज़ारा डिवीज़न में पीर साबिर शाह साहब हो गए, मेहताब अब्बासी साहब हो गए, इनकी कुछ रिजर्वेशंस थी और वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंची है। अगर सरदार मेहताब साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सीट पे तो सबसे बड़ा डेंट PMLN के वोट को ही जाएगा, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी की वाबस्तगी PMLN के साथ रही हुई है। और मुर्तज़ा जावेद वहाँ पे उनका मुकाबला जो है वो दूसरे जो PTI के कैंडिडेट हैं वो उमर असगर खान के भाई हैं। सही, उमर असगर खान इन हिमसेल्फ वाज अ बिग नेम, बट
PMLN एक दूसरे के वोट को काटेगा। अच्छा, वो काटने का फायदा पीटीआई को होगा। मेहताब अब्बासी साहब को मनाने की कोशिश की गई, बल्कि वो लंदन भी गए, एवन फील्ड में मियां साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन वो माने नहीं। इस हल्के का हमने सर्वे भी किया, वहाँ पे लोगों से मिले। अब जो अब्बासी वोट है वो यहाँ पर डिवाइड होगा, नथिया गली और जो देहात के इलाके हैं, डिवाइड का फायदा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को होगा। डेफिनेटली हो सकता है। बड़ा क्लोज देखे ना, पिछला इलेक्शन देखें 2018 का 3000 वोट का सिर्फ मार्जिन है, 95 के वोट मिले हैं अब्बासी साहब को, और जो उनके मध्य मुकाबले थे 82,000 वोट उनको मिले हैं। बिल्कुल। अब जो अब्बासी फैमिली है उसका जो वोट अगर तकसीम होगा तो डेफिनेटली इसका जो फायदा होगा एबटाबाद में पॉलिटिकल डिवाइड के अलावा अब्बासी, जदून, अवान, स्वाति बिरादरी का वोट है, वो भी है। तो ये अब्बासी वर्सेस अब्बासी भी है। जदून कहाँ पर, जो जदून ट्राइब का या वो इक्कास का वोट कहाँ पे? देखिए एबटाबाद के अंदर तो वो डिवाइडेड होता है, लेकिन जो जदून कैंडिडेट्स थे वो पीटीआई के पास थे पिछली लेकिन वो 8 में जदून साहब जो है एक हल्के से है ना कैंडिडेट है, 13 में जदून अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। और मेहताब अब्बासी साहब जो है वो इस बार जदून साहब की हिमायत बात हो रही थी। अच्छा, वो होपफुल है। बिल्कुल, कई दफ़ा बात हुई है, आज भी की है, तो वो बड़े होपफुल हैं और उनका एक बड़ा क्रेडेंशियल है। वहाँ से 1990 से वो तकरीबन 2 बार MNA भी रह चुके हैं, 2008 और 13 में भी MNA थे नून लीग के प्लेटफॉर्म से। लेकिन जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं वो कंसेक्टिवली 3 टाइम्स MNA वहाँ से रहे हैं, और वो एक्टिव भी हैं, और एक्टिव भी हैं। और आपको पता है वो पार्लियामेंट्री कमेटी और जितनी भी सारी फंडिंग थी उसके इंचार्ज भी थे, और उन्होंने बहुत काम किया है। तो उमर असगर खान को भी हम वो नहीं कर सकते। आपको पता है कि इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, PTI में इन्होंने जम किया, और एक टॉप लेवल का कॉन्टेस्ट है, नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट है। लेकिन एज उमर असगर खान को थोड़ा सा लगता इसलिए है, अली असगर खान उनके बेटे, उनको लगता इसलिए है कि शायद वो आपस में वोट काट रहे हैं, और बिल्कुल काट रहे हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और एक स्पेकुलेशन आ रही थी कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया उनके हक में और बैठ गए हैं, लेकिन आज थोड़ी देर पहले तक वो मौजूद हैं, और ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट है। लेकिन रात तक कुछ हो जाए तो हो जाए। रात तक किस रात तक? तो रात भी है ना, पोलिंग तो कल है ना, पोलिंग कल रात की बात कर रहे हैं। नहीं, पोलिंग तो कल सुबह ना, अभी रात तक कुछ हो जाए, डेवलपमेंट बड़ी तो हो। लेकिन साकिब, तंजीमी ढांचे का वहाँ नुकसान नहीं है? केपी में इंटायरली डिफरेंट नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग वहाँ पर इसलिए अब देखें हल्का थोड़ा सा चेंज हुआ है, काफ़ी एरियाज चेंज हुए हैं। अब NS-17 को देखें तो उसमें PTI डोमिनेट कर रही है। जिससे आजर जदून वहाँ से पहले थे, वो MNA बने थे, फिर अली जदून बने। तो ये PTI का एक PMLN के साथ बहुत स्ट्रांग होल्ड है। ये दोनों पार्टी एग्जिस्ट करती हैं, और अब डिवीजन है, हल्का थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो गैर यकीनी की सूरत हाल है, नहीं कह सकते। हल्का चेंज हुआ है तो गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक दूसरा हल्का है, उसकी बात भी कर लेते हैं, और वो हल्का है बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है, NA-56 रावलपिंडी का ये हल्का है, और जहां से मुकाबला है हनीफ अब्बासी। पिछले इंतखाबात में तो नहीं थे केस की वजह से, और अभी उनका मुकाबला हो रहा है शेख रशीद साहब से। लेकिन एक और जो कि टफ टाइम दे सकते हैं वो हैं शरियार रियाज, आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़े हैं, PTI बैक्ड कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर हम पिछले इंतखाब की बात करें 2018 की, तो शेख रशीद अहमद ने ये सीट निकाली थी, और 50% वोट शेख रशीद के हिस्से में आए थे, और टफ टाइम दनाल चौधरी ने दिया था, लेकिन 38% वोट उनके हिस्से में आए थे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि वो चाहे भी PTI कैंडिडेट हो और चाहे वो शेख रशीद साहब हो, लगता यह है कि दोनों ही PTI वोटर्स एंड सपोर्टर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है PTI कैंडिडेट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन शेख साहब ने भी लास्ट 24 आवर्स में एक ट्वीट की थी, मैं फैजान चाहूँगा उस ट्वीट को प्लीज़ एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, उन्होंने बिल्कुल आपसे डिस्कशन भी हुई थी मेरी कि एक ट्वीट उन्होंने की है, और उसमें साबिक जो बानी चेयरमैन है PTI के, वो उनके साथ हैं, शेख साहब हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसे हाथ खड़े किए, एक तरफ हाथ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों में सीट बेचने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। अच्छा, अब जो शरियार रियाज हैं, ये शरियार रियाज वो हैं जिन्होंने 2018 में शेख साहब की कैंपेन की थी, और पूरी कैंपेन इन्होंने खुद रन की थी। ये पुराने PTI के लॉयल वर्कर हैं और नजरियाती लोगों में से हैं, तो उनके ऊपर 3 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम। ये बात आप ना करें कि वो पुराने वर्कर थे, ऐसे तो हम शकील अहमान को देखें, वो नून लीग के पुराने वर्कर थे, लेकिन वो यहाँ से MNA बन गए। नून लीग के भी पुराने वर्कर थे।